Very good morning, students. Last time we have discussed about the surface tension and its applications. तो सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड जो है when it is at the rest लिक्विड जो है जब वो रेस्ट में होता है it acquire the minimum surface area. ठीक है, वो कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है. That's why the shape of the raindrop will be in the spherical nature. कैसी होती है? स्फीरिकल नेचर में होती है इसकी. तो यहाँ पे आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि why it is so, ऐसा होता क्यों है कि by the liquid surface try to acquire the minimum surface area. क्या करता है? मिनिमम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है. ठीक है, उसी की वजह से एक लेयर जो प्रोड्यूस हो जाती है जिसमें टेंशन जो है वो बड़ी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो आज हम उसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन. किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम? मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. किसकी? सरफेस टेंशन की. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेसल कंसीडर किया हुआ है व्हिच आर फिल्ड विद द लिक्विड. एक लिक्विड से फिल्ड रहता है. ठीक है, हम उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर इसको स्टडी करते हैं. देखो, व्हेन द मॉलिक्यूल्स हम एक लिक्विड के अंदर कंसीडर कर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर किया है और दूसरा मॉलिक्यूल एट वेल विद इन द सरफेस पर कंसीडर किया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस वन इज कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस. यानी कि मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर अपना स्फीयर होता है जहां पर वो हर एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या करेगा? अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा. यानी कि उनको ऊपर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्लाई करेगा. ठीक है, तो जब हम मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. मॉलिक्यूल जो एग्जैक्ट लिक्विड के अंदर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. समझ रहे बात नहीं? ये लिक्विड, या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिक्विड जो है इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में जितने भी इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इक्वली ही क्या कर रहे हैं? इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मान लो, तो इसका मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस स्फीयर जो है वो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर का हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. ठीक है, तो होता क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल. Usually this molecule attracted by this. यहाँ पे भी उतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ भी उतनी फोर्स के साथ, तो यहाँ पे भी उतनी ही फोर्स, यहाँ पर भी उतनी फोर्स, सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. यानी कि जब ये मॉलिक्यूल विद इन साइड द लिक्विड होगा तो दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय दिस ऑल मॉलिक्यूल्स विद इक्वल फोर्स. क्या उसी फोर्स के साथ? इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्टेड हो रहा होगा. और ये फोर्सेस कौन सी होती हैं? फोर्स ऑफ कोहेजन फोर्सेस. ठीक है, कोहेजन फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. दोस फोर्सेस व्हिच एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसके सराउंडिंग में तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड है. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड कर रहे हैं. इस फोर्स की वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है इस सेंटर में जो मॉलिक्यूल पड़ा है उसको इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो अपवर्ड में जितनी फोर्स लग रही है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी द सेम. अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लग रही है उसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट विल बी हैव द सेम अमाउंट. यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में सेम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोथ फोर्सेस विल हैव द सेम अमाउंट. जब ये दोनों फोर्सेस सेम अमाउंट की है बट दे आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रही है, तो नेट इफेक्ट जो होगा इस फोर्स का वो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इनसाइड द लिक्विड. ठीक है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं काम करेगी. जब इसके ऊपर कोई फोर्स नेट फोर्स काम नहीं करेगी तो दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन द लिक्विड विदाउट एनी काइंड ऑफ द फोर्स. क्लियर होगी बात ये? बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बी की बात कर लेते हैं. ठीक है, मान लो ये मेरे पास सरफेस है लिक्विड का, तो ये मॉलिक्यूल बी की बात करता हूं मैं जब, तो देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से? फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल और फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल. क्या हो रहा है? देखो, जब ये लीड मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है तो इसका पोर्शन जो है, बाकी का पोर्शन जो है किसके कांटेक्ट में है?
दैट विल बी इन द कांटेक्ट ऑफ द एयर। किसके कांटेक्ट में आ रहा है? ये एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। जबकि बाकी के मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन, और यहाँ पे इक्वली डायरेक्शन में, इस तरह भी इक्वली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। समझा ये बात? नहीं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहिजन, यहाँ पे फोर्सेस लग रही है कोहिजन फोर्सेस, और यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? एडिशन फोर्सेस काम कर रही हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ कोहिजन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी। क्या होगा? फोर्स ऑफ कोहिजन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर वन एज कंपैरिजन टू द फोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन फोर्स किसके बीच में लगेगी? वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन द कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। समझ रहे बात? ये तो फोर्स ऑफ कोहिजन का अमाउंट ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ एडिशन का अमाउंट कम होगा। समझ रहे बात? ये तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, जब ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो इक्वल अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस है इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रही है। कौन से मॉलिक्यूल की वजह से? लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से। क्यों? क्योंकि बाहर तो एयर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो काम करेगी दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहिजन की वजह से। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोहिजन फोर्सेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स, यानी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आ रहा है इसके ऊपर फोर्स का अमाउंट क्या है? कम है। ठीक है, जबकि सब कौन सी फोर्स का? जो बाहर की तरफ है फोर्सेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल, तो अंदर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल वो इसको इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो लेयर में पड़े हैं दे विल हैव द वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, अब ये टोटल नेट इफेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ये एंड ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह भी अट्रैक्ट होगा, इस तरह भी अट्रैक्ट होगा, इस तरह भी अट्रैक्ट होगा, बट द नेट फोर्स जो होगी, नेट इन्फ्लुएंस जो होगा इनके ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझा रही बात? कहां पे? जो मॉलिक्यूल सरफेसेस पर होंगे, कहां पर होंगे? जो मॉलिक्यूल सरफेसेस पर होंगे उनके ऊपर जो फोर्सेस होगी उनका नेट इफेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स का अमाउंट है वो नेट इफेक्ट किसकी तरफ रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ये जो है ऊपर वाले सरफेस लेयर में इन्होंने किया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी, किसकी वजह से? इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से। ठीक है, समझे रे बात? अगर मैं 4-5 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमें कोई टांगों से नीचे की तरफ खींचता है तो हमारी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? दूसरों से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारी नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रही है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड लेयर मान लेता हूँ, सेकंड लेयर में थोड़ा गैप कर देता हूँ। सेकंड लेयर में जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, अब ये सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल इन केस आर फ्री टू मूव, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये फ्री टू मूव है, ये कहां पे घूम सकते हैं, लेकिन जैसे ही सरफेस के पास आने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इनको ये जो डाउनवर्ड फोर्स काम कर रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रही है, ठीक है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब एक तरह का यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। जब इस मॉलिक्यूल्स के पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी तब जाकर के वो अब ऊपर वाली लेयर के साथ जाकर के पहुंच पाएगा। समझ रहे बात? ये मान लो ये इनका अमाउंट जो है, रफ डाटा कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो इसका अमाउंट जो है 10 न्यूटन का कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ऑफ फ्रीडम, ये तो आराम से घूम फिर रहा है अंदर, ठीक है, तो इसके पास कोई ज्यादा एनर्जी है नहीं है। तो अगर इसको यहाँ पे सरफेस पे अगर पहुंचना है यहाँ पर, तो इसको 10 न्यूटन की फोर्स होनी चाहिए, तब जाकर के क्या करेगा, ऊपर की तरफ जा पाएगा, इस पर्टिकुलर लेयर के पास अपना पोजीशन को सिक्योर कर पाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को रिमेन कांस्टेंट रखेंगे इस लिक्विड में, तो इस मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। जब एनर्जी नहीं होगी तो ये इस लिक्विड की लेयर को, यानी कि यहाँ पे जो एक नेट रिजल्टेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसमें उसको ओवरकम करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये बात समझा रही है? ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पा रहा है, किसकी वजह से? इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। समझा रही बात? ये अब जब ये पोटेंशियल क्रिएट हो गया और ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पा रहा है,
तो मॉलिक्यूल जब ऊपर नहीं पहुंचेंगे सरफेस के पास, ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की क्या है, कमी हो जा रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल की कमी हो जाती है, लेकिन सारा का सारा लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। हमारा फिजिक्स का लॉ यही बोलता है कि एवरीथिंग शुड बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम लिक्विड लेते हैं ग्लास के अंदर तो वो सारा का सारा रेस्ट में है, तो वो सारी एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखो यहाँ पे एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है, मोर एनर्जी, जबकि इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कैसी है, लेस एनर्जी है। समझ रहे बात ये? तो ये तो मॉलिक्यूलर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, जबकि हमारा लॉ तो ये बोलता है कि एनर्जी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। तो क्या होता है, इस पूरे लिक्विड की एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, इस पूरे लिक्विड की एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर वाली लेयर जो है ये कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका वॉल्यूम जो कम से कम हो ताकि वो इस एनर्जी को कंपनसेट करके इक्वलाइज कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाई, इसी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो कर्व्ड शेप में चला जाता है, ठीक है, कर्व शेप ना लेता है, क्योंकि कर्व शेप, स्फेरिकल शेप जो होती है दैट इज ऑफ द लेसर एरिया, ठीक है, लेसर एरिया। यहाँ को स्फेरिकल शेप एक्वायर किया है, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस में यहाँ पर क्या होता है, ये मिनिमम सरफेस एनर्जी एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये आपका जो भी आपकी लिक्विड ड्रॉप है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर। किस फॉर्म में होती है, एक स्फेरिकल यानी कि कर्व स्फेरिकल सरफेस में होती है ये, ठीक है। तो यही रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस की वजह से और इसको इक्वलाइज करने की वजह से ये कम से कम एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करता है, और कम एरिया जो है वो आपका इसी फॉर्म में मिलेगा, स्फेरिकल में, ठीक है। तो इसलिए आपका लिक्विड जो है कभी भी आपको देखने को मिलता है वो इसी स्फेरिकल शेप में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी और अनबैलेंस्ड फोर्सेस as well as the potential energy which has been created on the surface of this liquid layer। क्लियर हो रही बात ये, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा लिक्विड का सरफेस जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है यहाँ पे, और एक किसकी तरह काम करता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कैसी होती है, देखो अगर मैं एक इलास्टिक बैंड लेता हूं, ये मेरे पास इलास्टिक बैंड है, उसको मैंने ऐसे खींच के रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे अपने थंब से इसको फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं टूटेगा वो इलास्टिक बैंड, क्योंकि उसके पास एक एनर्जी है, जब तक उस एनर्जी को आप ओवरकम नहीं करोगे तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हमारे लिक्विड के सरफेस के पास एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर कोई हम हल्की सी चीज फेंकते हैं, हल्की सी चीज उस लिक्विड के ऊपर रखते हैं, तो ये लिक्विड जो है उस चीज को डुबोएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैं ग्रीस लगाते एक नेल को जेंटली इसके ऊपर रख देता हूँ, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वो नेल जो है वो क्या करेगी, इस लिक्विड को थोड़ा सा डिप्रेस्ड कर देगी। अब ये डिप्रेस्ड किसकी वजह से कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन जो इस लेयर पर क्रिएट हो जा रही है, एक टेंशन क्रिएट हो जा रही है। जब तक उस नेल के बेड जो है इस सरफेस टेंशन को तोड़ेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये डूबेगी नहीं। समझा रही बात ये? और किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। आपने देखा होगा कुछ एक जो है वाटर इंसेक्ट जो होते हैं पानी के ऊपर बड़े आराम से चल लेते हैं, तो आपने बड़े गौर से अगर उसको ध्यान से देखा होगा, आपने देखा होगा जहां पर उसकी टांगे रखी होती हैं तो वो बेंड कर देता है वहां की सरफेस को। क्यों बेंड कर देता है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स के पास एक टेंशन हो जाती है, टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। जब तक वो उस टेंशन के इक्वल या उससे टेंशन से ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तब तक वो उस टेंशन को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन। क्लियर होगी बात सभी को अभी ये?